Hello, good morning everyone. This is me Pooja Verma. Welcome to our class. So बच्चों we are continue with our book Social and Political Life Second और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 ऑन इक्वलिटी। तो इक्वलिटी पर के बारे में हमने क्या देखा कि कैसे इंडिया में इक्वलिटी के लिए गवर्नमेंट के थ्रू कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस चलाए गए हैं ना, कौन सी स्कीम्स लाई गई हैं, उसके बारे में हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं और कुछ स्टोरीज़ भी हमने इसके बारे में देखी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो पार्शियलिटी हमने देखी कि कैसे पार्शियलिटी लोगों के साथ में होती है ना, तो वो सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलती है या अदर कंट्रीज़ में भी देखने को मिलती है, क्या ऐसा है या नहीं, वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक है इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। देखो बच्चों कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा नहीं है, दूसरी कंट्रीज़ भी ऐसी है। इसमें बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, अगर हम नाम लेते हैं अमेरिका की, है ना, तो अमेरिका जो है वहाँ पर किस तरह की पार्शियलिटी देखने को मिलती है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में इस तरह की पार्शियलिटी कहाँ देखने को मिलेगी, मिलती है भाई, तो वहाँ अलग लेवल की पार्शियलिटी है। देखिए क्या है। सो इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज, बच्चों देखो इसमें पहले आप समझो ये अफ्रीकन अमेरिकन्स क्या है। अफ्रीकन अमेरिकन्स जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, है ना, ठीक है, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो एंसेस्टर्स थे, है ना, वो प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते थे, अफ्रीका से, है ना, वो वहाँ कर रहने लगे, है ना, ठीक है। फिर इस तरीके से उनकी जो एक तरीके से पीढ़ी उनकी आगे चली, है ना, तो उनका जो स्किन टोन था वो डार्क था, है ना, तो उनको ब्लैक मैन कहकर उनको कंसिडर किया जाता था, है ना। तो वो प्रॉपर बिलोंग कहाँ से करते हैं, अफ्रीका से, लेकिन आकर कहाँ रहने लगे हैं, उनको एज अ स्लेव उनको लाया गया, कहाँ पर स्लेव बनाकर लाया गया, अमेरिका में, ठीक है, लेकिन उनको बोला गया अफ्रीकन अमेरिकन, है ना। समझ में आया अब अफ्रीकन अमेरिकन क्या है, जिनके एंसेस्टर्स कहाँ से बिलोंग करते थे, अफ्रीका से बिलोंग करते थे और उनका स्किन टोन डार्क होने के कारण उनको बोला गया ब्लैक मैन, ठीक है, तो उनको अफ्रीकन अमेरिकन कहकर कंसिडर किया जाता था। अब इसको देखिए आप। सो इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर बॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यूज टू डिस्क्राइब देयर लिव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल। और उन्हीं के साथ में जो वहाँ पर प्रॉपर वहाँ के जो लोग हैं, अमेरिकन्स हैं, वो उनके साथ में पार्शियलिटी करते हैं ना, ठीक है। इस तरीके से वाइट मैन, ब्लैक मैन, इस तरीके से कहकर उनको कंसीडर किया जाता है और उनके साथ में कैसी पार्शियलिटी की जाती है वो हम आगे इसमें देखेंगे, है ना। देखिए, दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। और इसी के लिए 1950s में जो है एक मूवमेंट चलाया गया, है ना, जिसका नाम था अफ्रीकन अमेरिकन्स, मतलब वहाँ उन लोगों के लिए जो अफ्रीकन अमेरिकन्स लोग थे उनके राइट्स के लिए जो मूवमेंट चलाया गया था वो 1950s में चला। क्या था देखिए, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस। यस, उनको क्या किया जाता था, उनके साथ में जो पब्लिक बसेस होती है वहाँ पर उनको आगे बैठने की परमिशन नहीं थी, उनको पीछे बैठने के लिए कहा जाता था ना। और साथ ही और कैच अप फ्रॉम दियर सीट whenever a white person wished to sit। यस, और अगर कोई वाइट मैन वहाँ पर आया, प्रॉपर जो अमेरिकन है वो अगर बस में आया, है ना, वो अगर उठने के लिए बोल दिया उनको पीछे, तो वो बैठने के लिए उनको बोला गया कि पीछे बैठ जाओ, लेकिन अगर वाइट मैन खड़ा है और उसको उठने के लिए बोल दिया तो भाई उनको उठना पड़ेगा। तो इस तरह की पार्शियलिटी उनके साथ में की जाती थी, है ना। सो इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ, वो देखिए आप। सो रोज़ा पार्क्स बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। रोज़ा पार्क्स कौन है देखिए, 1913 to 2005 इनका रहा है। वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वूमन, यस, अफ्रीकन अमेरिकन वूमन थी। Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955। यस, बहुत ही थकी हुई थी, बस से ट्रैवल कर रही थी, किसी वाइट मैन ने उन्हें उठने के लिए बोला लेकिन उन्होंने उठने से मना कर दिया 1 दिसंबर 1955 को। बस वहीं से स्टार्ट हो गया इनका मूवमेंट, है ना। क्या हुआ देखिए, हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एंड विच कैन टू बी नॉन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट। यस, और बस उसी टाइम से, उसी दिन से जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रगल कर लो, एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया, जिसे क्या बोला गया, सिविल राइट्स मूवमेंट। यस, तो देखो इस तरह की पार्शियलिटी इतनी डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी होती है ना। आगे देखिए, द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड
डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। यस, जो सिविल राइट एक्ट है 1964, ये किसी भी रेस, रिलीजन, इसके थ्रू जो है लोगों को इक्वल बनाता है। देन इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस। यस, जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे ना, उनको सभी स्कूल्स में परमिशन नहीं थी एडमिशन के लिए, तो अब उनको परमिशन दी गई। एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेटअप फॉर देम। यस, और जो अमीर बच्चे होते थे उनके लिए अलग से स्कूल होते थे, तो ऐसा भी जो है मतलब इनको अलाउ किया गया कि जो गरीब बच्चे हैं वो सभी स्कूल में पढ़ पाएंगे ना। तो किस एक्ट के थ्रू हुआ ये आपका? द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। ठीक है, तो देखो इतनी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ भी इस तरीके को देखने को मिलता है। दैन ये एक पिक्चर है जिसमें आपको ये दिख रही है रोज़ा पार्क, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया ना, वो बैठी हुई हैं बस के अंदर। शायद जो है इसी बंदे को शायद सीट नहीं दी उन्होंने ना, दिख रहा है ना, उसकी शक्ल दिख रही है ना, ऐसे मुंह बना के बैठा है ना। तो रोज़ा पार्क जो थी उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग की। देखो कोई भी अगर गलत काम हो रहा है तो उसकी स्टार्टिंग किसी ने उसको मतलब उसको ब्रेक करने की या फिर उसके खिलाफ जाने की स्टार्टिंग किसी न किसी को करनी पड़ती है। तो किसने की? एक लेडी थी रोज़ा पार्क जिन्होंने की है ना। आगे देखिए, एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 15 है, वो इक्वलिटी के लिए क्या क्या बातें बताता है वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डिटेल में आपसे एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर 1 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यस, ये इक्वल बताता है आपको कि आपका बर्थ कहीं भी हुआ हो, आप मेल हो फीमेल हो, किसी भी रिलीजन से किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, सब क्या है, इक्वल है ना। आपको किसी भी तरीके से जो है भेदभाव नहीं करना है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। yes, कोई भी स्टेट जो है वो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है इन सब के अकॉर्डिंग, रिलीजन, प्लेस, सेक्स, इनके अकॉर्डिंग आपको नहीं बांटता है कोई भी स्टेट। देन no citizen shall on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regards to access to shops, public restaurants। देखो टोटली क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको जो है इक्वलिटी का राइट है। ठीक है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी होटल रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, नो मैटर, है ना। टोटली आपको यही बताना चाह रहे हैं। देन एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और द यूज़ ऑफ वेल्स। यस, इसी के साथ में आप कोई भी देखो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं कोई भी यूज़ कर सकता है उनका। उसमें कौन कौन आते हैं? वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, मेंटेन्ड हॉली और partly out of state funds or dedicated to the use of the general public। yes, जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है उनको आप और हम सभी यूज़ करते हैं ना, उसमें कोई पार्शलिटी नहीं है, तो उन सबको हम सभी यूज़ कर सकते हैं। ये जो राइट है वो हमें कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें अगर हम आर्टिकल की, तो आर्टिकल 15 हमें ये राइट देता है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। यस, अब हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो उसके सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। क्या चैलेंजेस है? देखिए, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। यस, किसी भी कंट्री को कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके साथ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे चैलेंजेस चलते हैं। सो देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर आइडिया। सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशन of all persons as equal and for their dignity to be mentioned। क्योंकि देखो अब जो इतनी बड़ी गवर्नमेंट है ना, इतना बड़ा देश है, तो उसको चलाने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो इक्वलिटी है वो हमेशा बनी रहे। ठीक है, हर बार आप देखते हो कि इलेक्शंस होते हैं तो छोटे मोटे दंगे वगैरह ये सब चलते रहते हैं ना,
तो ये सब क्या है, एक तरीके से आप पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हम आपको इजी वे में समझाती हूँ मैं आपको। तो कहने का मतलब है डेमोक्रेटिक जो है वो डिस्क्राइब क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज़ वाले लोग रहते हैं ना, इंडिविजुअल अपनी अपनी जो है लोगों की थॉट्स रहती है। तो वो होता है, कई बार होता है कि कोई लीडर है तो वो अपने रिलीजन वाले को या अपनी कास्ट वालों को ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो इस तरह की चीज़ें चलती है। तो वहाँ पर डेमोक्रेसी कहाँ रही, नहीं रही ना वहाँ डेमोक्रेसी। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड आया कि कंप्लीटली डेमोक्रेटिक जो है किसी कंट्री को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता ना। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है आपको कि इसके लिए साथ ही हमारी जो है डिग्निटी वो हार्म होती है ना, तो इसके लिए स्ट्रगल चलता रहता है। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पर इस चीज़ को लेकर, किसको लेकर, अपनी जो है खुद की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को लेकर स्ट्रगल चलता रहता है। तो कम्प्लीटली हम उसे डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर टोटली चैप्टर में क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि इक्वलिटी के लिए इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स हमें दिए गए हैं, साथ ही जो चैलेंजेस है वो कौन कौन से फेस करने पड़ते हैं। इसके साथ हमने देखा कि जो दूसरी कंट्री है, दूसरी कंट्री की बात करें हम अमेरिका की, वहाँ पर भी इस तरह की पार्शलिटी देखने को मिलती है। अफ्रीकन जो अमेरिकन लोग हैं उनके बीच में बहुत सारे मतभेद देखने को मिलते हैं। साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से जो है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ में, साथ ही जो वाल्मीकि थे उनके साथ में जो है किस तरह की स्टोरी हमने देखी पार्शलिटी को लेकर, है ना। तो और साथ ही इक्वलिटी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के थ्रू जो स्कीम्स लाई गई है, जो आर्टिकल्स या फिर जो भी प्लानिंग की गई वो भी हमने पढ़ी इस चैप्टर के अंदर ना। तो टोटली पूरा जो हमारा मेन टॉपिक था वो इक्वलिटी को लेकर था, वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। समझ में नहीं आता है आप एक बार दोबारा वीडियो को देखिए, समझिए। आगे हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।